दोस्तों, एक करोड़पति इंसान जिसके पास गाड़ी थी, बंगले थे, कंपनी थी, करोड़ों की कंपनियां थी और फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो करोड़पति से रोड़पति हो जाता है और जितनी भी उसकी कंपनियां होती हैं वो सब बिक जाती हैं, नीलाम हो जाती हैं और जितना भी पैसा होता है वो उसका सब उसके पास नहीं रहता, सब उससे दूर चला जाता है और जो गाड़ियां होती हैं वो भी धीरे धीरे करके बिक जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एक दिन फिर ऐसा आता है कि उसके जो परिवार में जो 7 व्यक्ति होते हैं वो सातों के साथ एक दिन मिलकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं और सातों के साथ एक साथ मिलकर वो अपनी ज़िंदगी को रोक देते हैं और मिलकर जहर खा लेते हैं। और दोस्तों, उसके बाद जब इस घटना का खुलासा होता है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से कि किस प्रकार वो व्यक्ति करोड़पति बना और फिर वो रोड़पति हो गया और किस वजह से उसने अपने परिवार के साथ मिलकर उसने जहर खाया और किस वजह से उसने अपनी आत्महत्या की। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना को आज की इस कहानी के माध्यम से। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, जानते हैं, चलते हैं पूरी घटना को, जानते हैं शुरू से आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो ये घटना, ये कहानी लेकर आया हूँ, ये है हरियाणा प्रदेश के पंचकुला की। दोस्तों, 27 मई का वाक्य होता है। रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे का समय होता है। एक गाड़ी आकर रुकती है और वो आकर उस कॉलोनी में वो खड़ी हो जाती है और करीब करीब 1 डेढ़ घंटे जब वो वहाँ पर एक ही जगह पर खड़ी रहती है, तब कॉलोनी के जो व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं कि ये गाड़ी यहाँ पर क्यों खड़ी है, किस वजह से खड़ी है, यहाँ पर इतना समय हो गया है इसको यहाँ पर खड़े हुए, ना तो ये यहाँ से हिल रही है, ना डुल रही है, ना ही इसमें से कोई निकल रहा है। और दोस्तों, उसके बाद जब 1.5 2 घंटे का समय हो जाता है तब कुछ कॉलोनी के लोग वहाँ से अपने घरों से निकलते हैं और निकलने के बाद उस गाड़ी के पास पहुंचते हैं और जो शीशे को खटखटाते हैं। जो उस गाड़ी के पास पहुंचकर जब वो शीशे को खटखटाते हैं तब शीशा नीचे होता है और उसमें एक व्यक्ति दिखाई देता है। जब वो व्यक्ति दिखाई देता है उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और जब उससे पूछा जाता है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, उसके बाद दोस्तों जो व्यक्ति उसे देखने आता है वो सोचता है कि शायद ये नशे में है और नशे की वजह से ये यहाँ पर ये खड़ा हुआ है अपनी गाड़ी को लेकर और इसी वजह से इसकी आंखें बंद होती जा रही हैं। उसके बाद दोस्तों जब उससे पूछा जाता है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो और यहाँ से जा क्यों नहीं रहे, तब जो व्यक्ति होता है गाड़ी के अंदर वो कहता है कि मैं और मेरे परिवार ने मिलकर जहर खा लिया है और मैं कुछ ही देर में मरने वाला हूँ, मेरा परिवार तो मर गया है। उसके बाद दोस्तों जो व्यक्ति आता है जिसका नाम पुनीत राणा होता है, उसके भी पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है और वो भी सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिर ये क्या कह रहा है व्यक्ति। उसके बाद दोस्तों जब पुनीत राणा के साथ एक व्यक्ति और होता है, वो पीछे की दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसमें 6 लाशें हैं। दोस्तों जब वो देखता है कि उसमें 6 लाशें हैं और जिनमें से 3 बच्चे होते हैं, 2 बड़े बूढ़े व्यक्ति होते हैं और एक महिला होती है, और जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है और देखता है तो उसके भी पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। वो भी सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, जो पुनीत राणा होता है वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है, एम्बुलेंस आती है, पुलिस आती है, मौके पर पहुंचती है और जो गाड़ी के अंदर जो 6 लाशें होती हैं और साथ में वो प्रदीप मित्तल की होती है, वो उसकी भी जान चली जाती है कुछ ही समय बाद। और जब उनको निकाला जाता है और निकालने के बाद गाड़ी के अंदर उल्टियाँ ही उल्टियाँ थी और पुलिस उनको हॉस्पिटल भेजती है, एम्बुलेंस आ जाती है और जब पता चलता है कि वो उनकी डेथ हो गई है, उनकी जो सांसें हैं वो थम चुकी हैं और उनकी जो नब्ज़ है वो रुक चुकी है। उसके बाद दोस्तों तभी वहाँ पर उसके जो प्रदीप मित्तल होता है वो कहता है
कि मेरे ससुर का इसमें कोई रोल नहीं है, वो निर्दोष हैं। जब वो पुनीत राणा से कहता है और यह कहते कहते ही उसकी सांसें थम जाती हैं और फिर उसके बाद पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद उसके जो ससुर होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर जब बताया जाता है कि ये मेरा दामाद है, इसका नाम प्रदीप मित्तल है। और जब पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है, पूरी कहानी को जब सुलझाती है, तो यह निकल कर आता है कि अब से 12 साल पहले जो प्रदीप मित्तल है उसकी उसने अपनी फैक्ट्री खोली थी और फैक्ट्री धीरे धीरे बहुत ही ऊंचाइयों पर जा रही थी और फिर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, रीना से, और फिर वो शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद उनके जो काम था, कंपनी थी, ऊपर वाले ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था और जो फैक्ट्री थी वो ऊंचाई से ऊपर जा रही थी और जो प्रदीप मित्तल होता है वो करोड़पति हो जाता है धीरे धीरे करके, उसकी गाड़ी हो जाती है, बंगला हो जाता है। और फिर जब समय बीतता जाता है तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसको घाटा होना शुरू हो जाता है और फिर अब से 5 साल पहले वो जब उसको घाटा आ जाता है, उसने जो अपनी फैक्ट्री खोली ही थी, जब फैक्ट्री उसने खोली थी तो जो बैंक से लोन लिया था और लोन वो चुका रहा था धीरे धीरे, और जब फैक्ट्री में घाटा आना शुरू हो जाता है तो वो किस्त दे नहीं पाता है और फिर जो बैंक वाले होते हैं वो उसके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। और जब वो उसको दबाव बनाते हैं तो अब से 1 साल पहले उसकी जो फैक्ट्री थी वो बंद करवा दी थी बैंक वालों ने, और जब उसको ताला लगा दिया तो वो टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। उसके सास ससुर अपने घर पर उसको बुला लेते हैं और जब समय बीतता है तो उसके सास ससुर भी उसको ताना मारना शुरू कर देते हैं और फिर जब समय धीरे धीरे बीतने लगता है तो प्रदीप मित्तल जो होता है वो अपने परिवार के साथ एक किराए के मकान पर रहने लगता है। और जब वो किराए के मकान पर रहना शुरू कर देता है तो वो अपने ससुर और न सास को किसी को भी नहीं बताता, गुमशुदा की जिंदगी अपने परिवार के साथ वो उस किराए के मकान पर रहना शुरू कर देता है दोस्तों। उसके बाद प्रदीप मित्तल एक ट्रेवल्स का काम शुरू करता है जो कुछ ही समय बाद वो भी बंद हो जाता है और फिर वो हार जाता है, थक जाता है, फिर वो अपनी एक टैक्सी चलानी शुरू कर देता है दोस्तों। उसके बाद जब उसका जो टैक्सी का काम था वो भी धीरे धीरे बंद होने लगता है, वो भी नहीं चल पाता, जो परिवार के जो खर्चे थे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई थी वो नहीं हो पा रही थी। उसके बाद वो बैंक वाले ऊपर से उसको प्रेशर बना रहे थे कि जो कर्ज लिया है उसको चुकाओ, जो कर्ज लिया है उसको चुकाओ। उसके बाद जो प्रदीप मित्तल होता है वो टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है और फिर एक दिन वो किसी कथा में जाता है और वहां से आ रहा था जब, तब वो अपने परिवार वालों से कहता है कि जो ये जहर है इसको खा लेते हैं और जिंदगी को अपनी रोक देते हैं दोस्तों। उसके बाद वो पंचकुला के स्थान पर पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद अपने परिवार वालों को, उससे पहले ही उसने अपने परिवार वालों को जो जहर था वो थोड़ा थोड़ा करके खिला दिया था और खुद भी आपने खा लिया था। तो दोस्तों जब पुलिस अपनी छानबीन करती है, जांच पड़ताल करती है, तो पुलिस यही खुलासा करती है कि बैंक के लोन से उसके ऊपर डिप्रेशन था, प्रेशर था और उसी की वजह से उसने अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। और फिर जो परिवार वाले थे उन्होंने भी अपनी उनकी भी सांसें थम चुकी थी, उनकी भी नब्ज रुक चुकी थी दोस्तों। तो दोस्तों जो बैंक वाले थे उनके प्रेशर से उसकी जो फैक्ट्री थी वो रुक चुकी थी और जो फैक्ट्री जब नहीं चल पा रही थी तो बैंक की जो किस्तें थी वो जमा नहीं हो पा रही थी और उसी के दबाव में जो बैंक वाले थे वो उस पर दबाव बना रहे थे और दबाव में जो बैंक वाले दबाव बना रहे थे उसी दबाव में उसने अपने परिवार के साथ इस दुनिया को अलविदा करने का सोचा। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी जिंदगी को रोक देता है, अपनी सांसें रोक देता है, अपने परिवार वालों की सांसें भी रोक देता है। तो दोस्तों आज की जो एक कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ, आज के लिए सिर्फ इतना ही।
नमस्कार, जय श्री श्याम दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।